हेलो, हाय, राधे राधे, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना विशेष फौजदार हार्दिक स्वागत करता हूं लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में। जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप सभी के सपोर्ट से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इसीलिए आप सभी के सपोर्ट के कारण हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं, जो आपके लिए प्रत्येक टीचर्स से संबंधित जो भी परीक्षाएं उनमें महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आज हम आपके लिए इसी कारण शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो प्रत्येक एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं। यानी रीट हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, आरटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक से संबंधित फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम जिनमें शिक्षा मनोविज्ञान साइकोलॉजी आती है, उन सभी के 15 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार कहीं ना कहीं परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। आज हम आपके लिए ऐसे ही 15 प्रश्नों को लेकर के आए। अगर आपने 15 प्रश्नों को याद कर लिया तो आपके निश्चित ही किसी ना किसी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, 5 नंबर अवश्य पक्के हो जाएंगे। इसीलिए आप इनको अच्छी तरह से देखें। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि। जो संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? ये संदेहात्मक हो गया है, यहाँ पर ये संवेगात्मक है। क्या है ये? संवेगात्मक। संवेगात्मक है, ये संवेगात्मक अवस्था है। यानी संवेगात्मक जो बुद्धि है को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन आता है डेनियल गोल्डमैन। डेनियल गोल्डमैन। दूसरे ऑप्शन में जॉन डी मेयर। तीसरा पीटर। चौथा सेलावे। तो आपको इन चारों में से बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी को इन चारों में से ऑप्शन चुनना है। बताइए जल्दी से जल्दी। आप कमेंट भी आंसर दे सकते हैं। इसका क्या आंसर होगा? संदेहात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, ये आपको बताते हैं। देखिए, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डेनियल गोल्डमैन। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? डेनियल गोल्डमैन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? डेनियल गोल्डमैन। तो संवेगात्मक बुद्धि के लिए किसको, कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रसिद्ध है? डेनियल गोल्डमैन। देखिए, दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। किशोरावस्था, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान या झंझावात की अवस्था है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान, तनाव और झंझावात की अवस्था है। यह किसका कथन है, यह आपको बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, और नंबर 1 में आता है जर्सिल, 2 किलपैट्रिक, 3 हंसो कमेटी, 4 स्टैनले होल। तो आप इन सभी को बताना है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावात की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन किसका है? जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए, इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये आपको बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। किसका हो जाएगा? स्टैनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और झंझावात की अवस्था है। यह कथन किसका है? स्टैनले हॉल का कथन है। किसका कथन है? स्टैनले हॉल का कथन माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, बुद्धि इन 4 तत्वों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यानी बुद्धि के 4 तत्व माने। बुद्धि के 4 तत्व या शब्द बताए, बुद्धि को 4 तत्वों या शब्दों में निहित माना है। किसने माना है ये बताना है आपको। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है ये बताना है। तो देखिए, स्पीयरमैन, रायबर्न, थॉर्नडाइक, अल्फ्रेड विने। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड विने। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड विने। अल्फ्रेड विने ने बुद्धि के 4 तत्व बताए हैं, 4 शब्द बताए हैं। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यहां से ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना करके पूछा जाता है
कि विनय द्वारा बताए गए बुद्धि के 4 शब्दों में शामिल नहीं है या शामिल रहे। ये क्वेश्चन भी बना करके पूछा जाता है, इसीलिए इन चारों को याद रखना, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये 4 तत्व ऐसे हैं या 4 शब्द ऐसे हैं जो बुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी जो अल्फ्रेड विनय है उसने इन 4 तत्वों के अंतर्गत बुद्धि को समाहित माना है। तो यहाँ से इस दोनों क्वेश्चन को याद रखना कि इन 4 शब्दों में बुद्धि नहीं था, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये किसका कथन है? तो अल्फ्रेड विनय का। या विनय द्वारा बताए गए बुद्धि के 4 शब्दों में कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है? ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता रहा है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है बुद्धि और विकास, यानी दोनों के बारे में दिया है। विकास एवं वृद्धि क्या है? विकास एवं वृद्धि हैं, ये आपको बताना है। विकास और वृद्धि हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं या बराबर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें से कोई नहीं, यह आपको बताना है। विकास एवं वृद्धि हैं, विकास और वृद्धि। देखिए, विकास, व्यक्ति का विकास और वृद्धि दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। कैसे चलते रहते हैं? साथ साथ चलते हैं, परंतु विकास लगातार होता रहता है, लेकिन वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। तो यानी वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे के ना तो विरोधी हैं ना समान हैं, बल्कि क्या है, ये आपको बताना है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? पूरक। बुद्धि और विकास, यानी वृद्धि और जो विकास है, बुद्धि नहीं है, वृद्धि है। वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये 5वां क्वेश्चन आता है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? यहां भी संदेहात्मक कर दिया है, गलत प्रिंट हो गया है यहां पर। तो देखिए, संवेगात्मक ही है। तो ये क्या है? संवेगात्मक। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? यह आपको बताना है। मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन है स्ट्रैंग का, क्रो एंड क्रो का, स्किनर का, हॉल का। यह आपको बताना है। सामाजिक एवं संदेहात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसका है? ये बताना है। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दें। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यानी दोनों एक साथ चलते हैं, इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जाता, क्योंकि व्यक्ति समाज में रहता है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ संवेग निहित होते हैं जो समाज में रहते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इसलिए सामाजिक और संवेगात्मक जो विकास हैं दोनों साथ साथ में चलते हैं। तो ये 6वां प्रश्न है आपका, गेस्टाल्ट वाद के जन्मदाता कौन है? यानी गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है, गेस्टाल्टवाद है, उसके जन्मदाता कौन है? इन ऑप्शन के आधार पर बताना है, यानी जो ऑप्शन में दिए हुए उनमें से बताना है आपको। बर्दाइमर, विने, स्किनर, स्पिनोविच, इन चारों में से आंसर देना है आपको। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है? बर्दाइमर, विने, स्किनर, स्पिनोविच, जल्दी से जल्दी बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैक्स बर्दाइमर। क्या हो जाएगा? मैक्स बर्दाइमर। इनका पूरा नाम है मैक्स बर्दाइमर। तो इनको क्या कहा जाता है? मैक्स बर्दाइमर कहा जाता है। तो गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है, इसको जन्मदाता के रूप में किसको माना जाता है? बर्दाइमर को माना जाता है। तो गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय है उससे संबंधित व्यक्ति गेस्टाल्टवाद को समग्राकृति गेस्टाल्टवाद को समग्राकृति संप्रदाय भी कहा जाता है, या गेस्टाल्ट थ्योरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी गेस्टाल्टवादी संप्रदाय मैक्स बर्दाइमर, कोपका
और कोहलर। ये भी गेस्टाल्टवाद से संबंधित है। तो यानी ये तीन है गेस्टाल्टवादी जो विचारक हैं। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विचारक गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है या संबंधित है, तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ से बता देना है। तो गेस्टाल्टवादी जो संप्रदाय के जो व्यक्ति हैं वो कितने कौन कौन से हो जाते हैं? मैक्स वर्थाइमर, कोपका और कोहलर। कोहलर इन्होंने चिंपैंजी नामक बंदर पर भी अपना प्रयोग किया था। इन्होंने गेस्टाल्ट यानी सूझ सिद्धांत, इसको क्या कहते हैं? सूझ सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है इसको, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। सूझ सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारी चीजें हमने जान ली कि गेस्टाल्टवादी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूझ का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, गेस्टाल्ट थ्योरी सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित और इनको बार बार पूछा भी जाता रहा है। और गेस्टाल्टवादी विचारकों को भी पूछा जाता रहा है कि गेस्टाल्टवादी विचारक हैं कोपका, वर्थाइमर और कोहलबर्ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए 7वां प्रश्न है आपका, परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यही परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत। प्राचीन अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत या परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, यह पूछा गया है। तो आप बता सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से कौन सा होगा? देखिए पावलव, अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? परंपरागत संबद्धता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, ये बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई.पी. पावलव, आई.पी. पावलव, यानी इसका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलव, इवान पेट्रोविच पावलव इनका पूरा नाम है। परंपरागत संबद्धता सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था, इवान पेट्रोविच पावलव। आई.पी. पावलव ने यह सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? आई.पी. पावलव ने। तो इसका आंसर हो गया इवान पेट्रोविच पावलव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। यह जो मूल प्रवृत्ति होती है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो मानव व्यवहार को संचालित करने का कार्य करती हैं, जिनमें भय, क्रोध, प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, ये सभी क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। और इनसे मूल प्रवृत्तियों से ही संवेगों का जन्म भी होता है। इस प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए एक ना एक संवेग उत्तरदायी होता है। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती है, संपूर्ण व्यवहार को चलाने वाली, मानव व्यवहार को चलाने वाली होती हैं, उसकी चालक है। तो ये इनमें से किसका कथन है, ये बताना है आपको मेरे साथ प्यारे साथियों। मेलवी का, मैकडूगल का, बी.एफ. स्किनर का, सुरेश भटनागर का। तो इन चारों में से आपको बताना है मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं, ये किसका है कथन है? मेलवी, मैकडूगल, स्किनर, सुरेश भटनागर। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम मैकडूगल। क्या हो जाएगा? विलियम मैकडूगल। तो ये मैकडूगल ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। तो कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई इसने? 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। कितनी बताई थी? 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेगों के बारे में मैकडूगल ने बताया था। ये ध्यान रख सकते हैं कि ये भी पूछा जाता है कि मैकडूगल द्वारा कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं, तो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। इन्होंने कहा था मूल प्रवृत्ति संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मैं आप सभी का फिर से अपने
लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में स्वागत करता हूं मेरे प्यारे साथियों। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहें। देखिए 9वां क्वेश्चन है, संकेत अधिगम जो गैने के सीखने का सिद्धांत को सामान्यतः जाना जाता है। यानी रॉबर्ट गैने था, ये उन्होंने उनका जो अधिगम है, अधिगम के जो उन्होंने 8 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार। 8 प्रकार बताए थे रॉबर्ट गैने ने। कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए हैं। और 8 प्रकारों में से संकेत अधिगम जो सीखने का एक सिद्धांत है, गैने द्वारा बताया गया सीखने का सिद्धांत बताया है संकेत अधिगम। तो संकेत अधिगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों। साहचर्य अधिगम के नाम से, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम, परंपरागत संबद्धता अधिगम, इन चारों में से आप सभी को बताना है। तो जल्दी से जल्दी आप बताने की कोशिश करें। तो देखिए ये मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा परंपरागत संबद्धता का अधिगम। परंपरागत संबद्धता अधिगम। संकेत अधिगम को परंपरागत संबद्धता अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 10वां प्रश्न है, रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं? रॉबर्ट गैने द्वारा अधिगम की कितनी परिस्थिति बताई हैं? वही क्वेश्चन है जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता भी दिया है कि रॉबर्ट गैने द्वारा बताई गई अधिगम की कितनी परिस्थितियां हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता रहा है। देखिए 5, 7, 8, 6। जल्दी से जल्दी आप बता सकते हैं इसका आंसर। रॉबर्ट गैने ने अधिगम की कितनी परिस्थितियां बताई हैं मेरे प्यारे साथियों? तो देखिए रॉबर्ट गैने ने अधिगम की जो प्रवृत्तियां बताई हैं वो कितनी? 8। कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं? 8 परिस्थितियां बताई हैं, 8 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 8 प्रकार। यहाँ रॉबर्ट गैने के अनुसार अधिगम 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 8 प्रकार का होता है। ये भी ध्यान रखने की बात है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है। यानी पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कितनी अवस्था बताई हैं? 4 अवस्थाएं। कितनी बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो इनमें से आपको बताना तीसरी अवस्था कौन सी है, ये बताना है। तीसरी अवस्था कौन सी है? तो देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 3 इंद्रिय घटिक अवस्था, चौथी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इन चारों में से आप सभी को बताना है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है वो कौन सी है मेरे प्यारे साथियों? तो वो हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी हो जाएगी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि तीसरी अवस्था होती है। तो देखिए पहली जो अवस्था है उसके बारे में भी बता देते हैं। 4 जो अवस्थाएं बताई पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई थी पियाजे ने? 4 अवस्थाएं बताई। इनमें इंद्रिय गतिक अवस्था, इंद्रिय जो गतिक अवस्था है उसका काल माना जाता है 0 से 2 वर्ष। 0 से 2 वर्ष। उसके बाद आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष। तीसरी आती है तुम्हारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक। कब तक होती है? 7 से 11 वर्ष तक होती है। 7 से 11 वर्ष होती है। और देखिए अगली जो अवस्था है, एक अवस्था रह गई इनमें, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो काल है वो है 11 वर्ष से ऊपर, यानी प्रौढ़ावस्था तक की जो अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है तो 11 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर की जो अवस्था है यानी प्रौढ़ावस्था तक का जो काल है वो संज्ञानात्मक विकास का चौथा काल माना जाता है। तो चौथी अवस्था मानी जाती है। यह आपको पता चल गया होगा। तो देखिए
जो तीसरी अवस्था पूछी है इसमें वो कौन सी है, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था। प्रथम अवस्था वो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्येक आयु का, यानी प्रत्येक अवस्था है जो संज्ञानात्मक विकास की उसका काल बार बार पूछा जाता रहा है। किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से जीन प्याजे से अवश्य क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी अवस्थाओं से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है कि उसकी पहली अवस्था की आयु या दूसरी अवस्था की आयु, तीसरी अवस्था की आयु, या उसको किस नाम से जाना जाता है। ये सारे जो नाम है वो भी पूछा जा सकता है, पहली या चौथी अवस्था के नाम भी पूछे जाते हैं। इसीलिए यहाँ से ये क्वेश्चन अवश्य 100% किसी ना किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनता है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, 4 अवस्थाओं को याद कर लें और प्रत्येक अवस्था का नाम भी याद रखें। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि परिणाम है। अंतर्दृष्टि किसका परिणाम है ये बताना है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि द्वारा जो अधिगम होता है यानी सूर्य द्वारा अधिगम होता है वो किसका परिणाम होता है ये बताना है आपको। पुनर्बलन, उद्दीपन अनुक्रिया का, उद्दीपन सामान्यीकरण का, समग्राकृति प्रत्यक्षण का। जल्दी से जल्दी इसका आंसर देना है। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम होता है समग्राकृति, प्रत्यक्षण, उद्दीपन सामान्यीकरण, उद्दीपन अनुक्रिया या पुनर्बलन। अंतर्दृष्टि या सूत्र सिद्धांत जो कोलर ने दिया था तो किसका परिणाम होता है ये बताना है। तो किसका परिणाम होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। देखिए इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम है। अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम है ये बताना है। जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका अंतर्दृष्टि अधिगम परिणाम होता है। किसका परिणाम है इसमें देखिए आपको अधिकांश व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पर कि पुनर्बलन है या समग्राकृति प्रत्यक्षण है, इन्हीं दो चीज़ों पर आ जाता है व्यक्ति। तो देखिए इन दोनों में से आंसर आपको छांटना है, जल्दी जल्दी आप बता भी सकते हैं। तो इसका अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम होता है, समग्राकृति प्रत्यक्षण का। किसका होता है, समग्राकृति प्रत्यक्षण। यानी समग्राकृति मतलब समग्र जो जिस वातावरण में व्यक्ति रहता है उसका मुआयना करता है, संपूर्ण स्थिति को वहाँ की को देखता है और संपूर्ण स्थिति का प्रत्यक्षण करता है, देखता है। उसके बाद उसके अंदर कोई ना कोई सूझ विकसित होती है जिससे वो किसी ना किसी कार्य को कर पाता है। जिस प्रकार कोहलर ने भी अपना सिद्धांत दिया था, जिसके लिए किसका होता है अंतर्दृष्टि अधिगम किसका परिणाम होती है, समग्राकृति प्रत्यक्षण का। जो समग्र रूप से अपने चारों ओर के वातावरण को देख करके क्रिया की जाती है, अंतर्दृष्टि वही होती है या सूझ उसी का परिणाम होती है। तो देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक, एक अच्छा शिक्षक यानी एक अच्छे शिक्षक के बारे में कहा। एक अच्छा शिक्षक कौन होगा ये बताना है आपको इन सभी को देख करके। विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता हो। एक अच्छा शिक्षक कौन है, जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा यानी विद्यार्थियों की जो पूछने की इच्छा होती है उसका पोषण करता हो, उसको अधिकतर उत्साहित करता हो, प्रोत्साहित करता हो या उनकी जिज्ञासा को शांत करता हो। विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करे यानी विद्यार्थियों को आपस में वाद विवाद करने, संवाद करने, वार्तालाप करने के लिए प्रोत्साहित करे ताकि वो अधिक से अधिक सीख सकें, वो होता है। अगला है विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता हो यानी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, विश्व के स्तर पर जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन सभी में शामिल करने का प्रयास करता हो ताकि उनको उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो देखिए अच्छा शिक्षक कौन माना जाएगा इनमें से, इसका आंसर क्या होगा या उपयुक्त सभी। अब आपको इन्हीं में से आंसर देना है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जल्दी बताइए आप कौन होगा एक अच्छा शिक्षक जो विद्यार्थियों की जिज्ञासा का पोषण करता है, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करता है या विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करता है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा एक अच्छा शिक्षक वह है जो उपयुक्त सभी इन सभी बातों विद्यार्थियों की जिज्ञासा को शांत करे, पोषण करे, विद्यार्थियों को पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करे, विद्यार्थियों को वास्तविक वैश्विक परिस्थितियों में सम्मिलित करे। ये सभी तो उपयुक्त सभी एक अच्छे शिक्षक के लिए आवश्यक होता है। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है, जीन प्याजे का
संज्ञानात्मक संरचना को उल्लिखित करने वाली शब्दावली है। यानी जीन पियाजे ने जो अपना संज्ञानात्मक संरचना का सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था, संरचना का सिद्धांत, उसको स्पष्ट करने वाली शब्दावली निम्न में से कौन सी है, ये बताना है आपको। अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा या अहम केंद्रित। यानी संज्ञानात्मक संरचना जो मॉडल है जीन पियाजे का, उसमें किसका अनुप्रतीकात्मक। अनुप्रतीकात्मक का मतलब होता है किसी प्रतीक को देख करके व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होना, संज्ञान होना। दूसरा प्रतीकात्मक, यानी किसी प्रतीक की जो छाया छवि है उसको आधार पर अनुमान लगाना। तीसरी स्कीमा और चौथी अहम केंद्रित, यानी अहम स्वयं पर केंद्रित हो। तो इनमें से जल्दी से जल्दी आपको आंसर बताना है बेटा, जल्दी से जल्दी सभी आंसर देने की कोशिश करें प्यारे साथियों मेरे। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। क्या हो जाएगा? स्कीमा। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक संरचना को उल्लिखित करने वाली जो शब्दावली है वो कौन सी मानी जाती है? स्कीमा को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्कीमा को माना जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है वह है अधिगम होता है। अधिगम होता है ये बताना है। अधिगम कहाँ पर होता है, कहाँ नहीं होता है, इनमें से इसी के आधार पर आपको आंसर देना है, चुनना है। तो अधिगम होता है, देखिए अधिगम कहाँ होता है? विद्यालय में होता है, विद्यालय के बाहर होता है, ए बी दोनों में होता है, एक और दो दोनों में होता है, केवल कक्षा कक्ष में होता है। ये आपको बताना है। जल्दी से जल्दी सोच करके आंसर दीजिए विद्यार्थियों। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम कहाँ पर होता है? विद्यालय में, विद्यालय के बाहर या कक्षा कक्ष में। ये अधिगम यानी सीखना। बालक कहाँ पर सीखता है? देखिए बालक विद्यालय में भी सीखता है, समाज में भी सीखता है, यानी विद्यालय के बाहर और अंदर दोनों ही सीखता है। तो यह क्या हो जाएगा? विद्यालय के अंदर भी सीखता है बालक का अधिगम, यानी सीखने की जो क्रिया है वो अंदर भी चलती है और बाहर भी चलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? ए और बी, यानी एक और दो दोनों। क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। तो विद्यालय के में और विद्यालय के बाहर, ये नहीं है कि केवल कक्षा कक्ष में बालक को शिक्षा या ज्ञान प्राप्त होता हो या अधिगम प्राप्त होता हो, ये नहीं है। बल्कि अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया है, बालक जीवन पर्यंत सीखता रहता है। बालक कब तक सीखता है? जीवन पर्यंत, यानी जन्म होने के बाद से लेकर मृत्यु पर्यंत, यानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक बालक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ये नहीं कि वो विद्यालय में ही उसको ज्ञान प्राप्त हो, सीखा जाए, अधिगम प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि बालक कहीं जहाँ कहीं से उसको ज्ञान मिलता है उसको ग्रहण करता चला जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का जो अधिगम है वो कहाँ से होता है? विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर, दोनों ही जगह से बालक को ज्ञान की प्राप्ति होती है, अधिगम प्राप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बनाए रखें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लेकर के आते रहें। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।